हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सौरभ और आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो के देखने के बाद कोई भी क्वेश्चंस आपसे आ जाए एग्जाम में, आप उसका आंसर कर सकते हैं। सो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा एंड तक देखें। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या आता है इसमें, व्हाट इज़ बार्टर सिस्टम और डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। तो इसको ऐसे समझ लीजिए, कोई एक फार्मर है, किसान है, वो वीट की गेहूँ की खेती करता है और उसको क्या ज़रूरत पड़ गई, शू की ज़रूरत पड़ गई, जूते की ज़रूरत पड़ गई। तो वो क्या, उसके पास लेकिन अभी पैसे हैं नहीं, तो वो क्या करेगा, कोई ऐसे शू मैन्युफैक्चरर को खोजेगा जिसको क्या हो, वीट की ज़रूरत हो, और उनसे पूछेगा कि आप मुझे वीट के बदले में क्या दे दो, जूते दे दो। तो वो वीट को अपना दे देगा उस शू मैन्युफैक्चरर को और उसके बदले में क्या करेगा, वो जूता ले लेगा। तो इसी को बोलते हैं कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। मतलब इस शू मैन्युफैक्चरर को भी किसकी ज़रूरत थी, वीट की ज़रूरत थी, और इस फार्मर को क्या ज़रूरत थी, शू की ज़रूरत थी। तो इस केस में दोनों अपना गुड्स का क्या किए, एक्सचेंज कर लिए और पैसे का कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ा। तो इसी को बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स या बार्टर सिस्टम। तो आप क्या बोल लिखिएगा, क्या डेफिनेशन इसका, कि इन दिस इफ द बोथ द पार्टी हैव टू एग्री टू सेल एंड बाई ईच अदर कमोडिटीज़, दिस इज़ नोन एज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। लेकिन इसमें दिक्कत क्या आती है, जैसे कि सपोज के लिए कि इन्हें खोजना पड़ेगा, वो पर्सन खोजना पड़ेगा जो शू मैन्युफैक्चर, 10 लोग से पूछना पड़ेगा कि आपको वीट की ज़रूरत है कि नहीं। तो इस केस में इनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। लेकिन अगर इनके पास डायरेक्ट पैसा होता तो ये डायरेक्ट किसी भी दुकान में जाके अपना जूता खरीद सकते थे। और इसमें क्या लिखिएगा कि इन बार्टर सिस्टम द गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी एंड डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स इज एन एसेंशियल फीचर। तो उनमें दोनों को ज़रूरत होनी चाहिए, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बता दिया। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखिए, ऑल ही हैज़ टू डू इज़ फाइंड ए बायर फॉर हिज शूज़। इसे खोजना पड़ता है, बार्टर सिस्टम में यही दिक्कत होता है। जैसे इसमें वंस ही हैज़ एक्सचेंज हिज शूज़ फॉर मनी ही कैन परचेज द वीट और एनी अदर कम्युनिटी इन मार्केट। तो सिंस मनी एक्ट एज ए इंटरमीडिएट इन एक्सचेंज प्रोसेस, इट इज़ कॉल्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो मनी जो है उसको क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। नेक्स्ट चीज़ है इसमें करेंसी पढ़ना है, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ करेंसी। तो इसमें क्या है, जैसे पुराने ज़माने में जो करेंसी होते थे तो गोल्ड के कॉइन होते थे, कॉपर, ये सब कॉइन होते थे, कॉपर कॉइन्स, गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन, इस तरह के होते थे। लेकिन अभी के टाइम्स में जो करेंसीज़ है तो वो क्या चलती है, जैसे कि ये कॉइन चलती है, जैसे पेपर करेंसी चलती है। तो वो सब कोई कीमती तो है नहीं, लेकिन वो सब क्या है कि रिजर्व बैंक के द्वारा इशू की जाती है। देखिए, एक्सचेंज बिकॉज द करेंसीज ऑथराइज की जाती है, ऑथराइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। तो इसलिए उसका क्या है, वैल्यू है। तो अब इसमें वो करेंसी कौन इशू करता है, तो आपसे पूछा है तो आरबीआई करेंसी नोट्स को इशू करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में। अगला क्वेश्चन है इसमें डिपॉजिट्स विथ बैंक। तो इसी को बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट्स। तो डिमांड डिपॉजिट्स क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि आपके पास प्रोविज़न है कि आप क्या कर सकते हैं कि अपना पैसा को विड्रॉ कर सकते हैं बैंक से अपने डिमांड पे। तो इसी को बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट्स। मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है, पीपल हैव द प्रोविज़न टू विड्रॉ द मनी एज एंड व्हेन दे रिक्वायर। जब भी ज़रूरत होगी तो पैसा को आप निकाल सकते हैं बैंक से। सिंस द डिपॉजिटर्स, जो पैसा जमा करते हैं इन बैंक अकाउंट्स, कैन बी विड्रॉन, सिंस द डिपॉजिट्स in the bank accounts can be withdrawn on demand, these deposits are called demand deposits। मतलब आपकी जो भी पैसा जमा है बैंक में तो उसको आप अपने डिमांड पे क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। तो हमारे डिमांड पे विड्रॉ हुआ तो इसीलिए वो क्या बोलते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स। नेक्स्ट है व्हाट इज़ चेक, ये भी आ सकता है। तो सिंपल होता है, देखिए चेक का ये होता है, चेक क्या काम होता है, देखिए पहले मैं बता देता हूँ हिंदी में चेक क्या होता है। चेक एक तरह का पेपर होता है जो कि बैंक को इंस्ट्रक्शन देता है कि आप पर्टिकुलर अमाउंट जो है, इस पर्टिकुलर, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रेम कुमार, तो प्रेम कुमार को इतने रुपए आप दे दीजिए। यहाँ पे क्या दिया हुआ, 57,000 रुपीज़ प्रेम कुमार को आप पे कर दीजिए। किसके अकाउंट से, हमारे अकाउंट से, मेरे अकाउंट से आप इनको पे कर दीजिए। मतलब वो बैंक को इंस्ट्रक्शन देता है चेक कि आप इतने रुपीज़, जितने का आप चेक यहाँ पे फिल कीजिएगा, इतने रुपीज़ इस पर्सन को आप पे कर दीजिए इस हमारे अकाउंट से, मेरे अकाउंट से। तो डेफिनेशन क्या लिखिएगा इसका, तो चेक एक तरह का पेपर होता है जो बैंक को क्या देता है, इंस्ट्रक्ट करता है टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट, जितना अमाउंट आप लिखिएगा, फ्रॉम द पर्सनस अकाउंट, मतलब मेरे अकाउंट से, टू द पर्सनस इन हुज नेम द चेक हैज़ बिन इशूड,
जिसके नेम पे जो चेक इशू किया गया है। सपोज के लीजिए कि मैं किसी पर्सन के नेम पे इशू कर देता हूँ 5000 का चेक, तो मैं बैंक को इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, या ये चेक क्या हो रहा है, बैंक को इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि आप 5000 रुपीज़ इस पर्टिकुलर पर्सन को पे कर दीजिए मेरे अकाउंट से। तो डेफिनेशन आप यहाँ से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट ये फिगर क्या बता रहा है, देखिए ये बैंक है और बैंक में डिपॉजिटर्स होते हैं। डिपॉजिटर्स कौन होते हैं? जो पैसे को जमा करते हैं। और इसके बाद से बैंक क्या करता है, पैसे हम अपना जमा क्यों करते हैं, तो बैंक हमें कुछ इंटरेस्ट पे करता है कुछ पैसे का। अब पर डे का सेविंग अकाउंट में डेली बेसिस पे भी इंटरेस्ट मिलता है हमें। तो आप जितना भी पैसा जमा कीजिएगा तो बैंक आपको क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। देखिए लिखा हुआ है पीपल मेक विड्रॉज एंड गेट इंटरेस्ट। दूसरा है बोरोवर्स। बोरोवर्स क्या होता है? जो लोन लेते हैं, जैसे हाउसिंग लोन हो गया, कार लोन हो गया। तो जो भी आप बैंक से लोन लीजिएगा तो बैंक तो आपको लोन देगा, और इस केस में क्या करेगा कि बैंक आपसे ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता है। जैसे सपोज के लिए कि आप अगर कोई जैसे 1000 रुपीज़ यहाँ पर जमा किए बैंक में, तो बैंक में आप लेने गए तो आपको 10% तो नहीं, आप बोल सकते हैं 3 पॉइंट समथिंग % इंटरेस्ट अभी चलता है। 3.45 अलग अलग बैंक्स में अलग अलग इंटरेस्ट रेट होता है। तो कुछ भी पैसा आपने बैंक में जमा किया, तो सपोज कर लेते हैं कि 1000 रुपया आपने जमा किया, बैंक आपको 1 साल के बाद 50 रुपया और दे दिया आपको, तो 1050 रुपया दे दिया। तो इस और दूसरा कंडीशन ये है, अगर एक बोरोवर है, आप वही 1000 रुपया लोन ले लिए बैंक से, तो अब अगर आप 1 साल के बाद लौटाने जाएंगे तो बैंक आपसे 100 रुपये एक्स्ट्रा मांगेगा, तो 1100 मांगेगा। और इस केस में क्या दिया आपने जमा किया 1000 और बैंक आपको कितना दिया, 1050, और यहाँ पे क्या हुआ, मतलब 1100। तो बैंक को क्या हो गया, फ़ायदा हो गया 50 रुपये का। तो इसी तरह से बैंक क्या करता है, अपना इनकम करता है। और भी डिफरेंट सोर्सेज होते हैं, और ये पैराग्राफ आपको यहाँ पे मिल जाएगा लिखा हुआ कि देखिए बैंक यूज़ द डिपॉजिट्स टू मीट द लोन रिक्वायरमेंट्स। मतलब जो भी पैसा हम जमा करते हैं बैंक में, तो वो डिपॉजिट्स बैंक यूज करता है और मीट करता है अपने लोन रिक्वायरमेंट्स का। जैसे कि सपोज के लिए आपने जमा कर दिया 2 लाख रुपये, और कोई को और वैसे ऐसे 10 लोग और जमा किए, तो कोई पर्सन और लोन लेने आ गया, तो उस वही पैसा आपका क्या करेगा, बैंक यूज़ कर सकता है। तो बैंक एक तरह से बोल सकते हैं कि मीडिएटर का काम करता है। और देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है क्लियर लाइन, बैंक चार्जेज हायर इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स। जो भी आप लोन लीजिएगा तो बैंक उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेगा, जो आप जितना इंटरेस्ट आपको किस पे देगा, डिपॉजिट्स के ऊपर। इसलिए डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज चार्ज फ्रॉम बोरोवर्स एंड व्हाट इज पेड टू द डिपॉजिटर्स इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम। तो वो क्या होता है, बैंक का मेन सोर्स होता है इनकम का। नेक्स्ट यहाँ पे 2 क्रेडिट सिचुएशंस दिया गया है। एक फेस्टिवल सीजन है, और फेस्टिवल सीजन में क्या हो रहा है कि जो एक फेस्टिवल सीजन 2 months नाउ एंड द शू मैन्युफैक्चर्ड सलीम हैज़ रिसीव्ड एन ऑर्डर। मतलब एक जूते बनाने वाला है, जो कौन है, सलीम है। सलीम को एक ऑर्डर मिला कि आपको 3000 पेयर्स जूते बना के देना है 1 मंथ के टाइम अंदर में। तो सलीम ने क्या किया कि कुछ वर्कर्स को हायर किया, किस लिए, स्टिचिंग करने के लिए, जूते वगैरह को स्टिचिंग करने के लिए, पेस्टिंग वर्क के लिए। और क्या किया कि सलीम को क्या हुआ कि ज़रूरत पड़ेगा किस चीज़ की, जूते बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स का ज़रूरत पड़ेगा, तो पैसे लगेंगे इसके लिए। तो सलीम ने क्या किया कि 2 जगह से पैसे लिया। पहला क्या किया कि लेदर वाली कंपनी, जैसे लेदर की ज़रूरत पड़ेगी तो लेदर सप्लाई वाले को बोला कि आप मुझे लेदर दे दीजिए, मैं आपको इसके बदले में बाद में पैसे दे दूंगा। इट मीन्स कि वो लेदर उनसे मांग लिया, ले लिया, और बोला कि आपको प्रॉमिस करते हैं कि मैं आपको इसके पैसे बाद में दे दूंगा। दूसरा चीज़ ये इन्होंने क्या किया कि जो कंपनी इनको ऑर्डर दिया था जूते बनाने के लिए, तो उनसे क्या किया कि एडवांस में पेमेंट मांग लिया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि 1000 पेयर्स का, जैसे 3000 पेयर्स का ऑर्डर मिला था, तो 1000 पेयर का जो जूते का जो दाम था वो एडवांस में मांग लिया सलीम उससे, एडवांस पैसे ले लिया उनसे, और बोल दिया कि मैं आपको मंथ के एंड में ऐसे कुछ लौटा दूंगा यहाँ पे। तो इस केस में क्या हुआ कि सलीम ने जूते बना के और उस जो ट्रेडर को दे दिया, तो उस केस में सलीम को क्या हुआ, फ़ायदा हो गया, क्योंकि प्रॉफिट हुआ। सलीम के जब जूते बिक गए तो इन्होंने उस ट्रेडर को लौटा दिया, और इस केस में सलीम को क्या हो गया, फ़ायदा हो गया फेस्टिवल सीजन में। तो इस केस में अगर बात करें, सलीम के लिए ये क्रेडिट हो गया, ये एक अच्छा रोल प्ले किया, मतलब पॉजिटिव रोल प्ले किया इस केस में। और दूसरा सिनेरियो ये दिया हुआ है स्वप्नाज प्रॉब्लम। स्वप्ना क्या है, एक फार्मर है, और यह क्या करती है, खेती करती है ग्राउंडनट की अपने 3 एकर्स लैंड में, लेकिन इसके पास पैसे है नहीं, और ये क्या करती है, लोन लेती है। किन से लोन लेती है, तो मनी लेंडर से लोन लेती है
अपने एक्सपेंसेस, क्योंकि खेती करने में भी खर्च लगेंगे, जैसे कि क्रॉप्स के लिए, पेस्टिसाइड्स के लिए, इन सब चीज़ों के लिए ये लोन लेती है बैंक से। लेकिन इसका क्या होता है कि फसल फेल्योर हो जाता है, और फसल फेल्योर होने की, जैसे कीड़े वगैरह लग गए हैं, फसल पेस्टिसाइड्स, तो पूरा फसल फेल्योर हो जाता है। और क्योंकि ये पैसा किससे ली थी? मनी लेंडर्स, क्योंकि बैंक इनको या दूसरा कोई हेल्प नहीं किया था। तो फसल फेल्योर होने के कारण से क्या होता है कि इनको अपना लॉस को मेंटेन करने के लिए कुछ ज़मीनों को बेचना पड़ता है। लॉस हो गया इसको, तो ये क्या करेगी? कुछ अपना ज़मीन को बेचेगी, तभी तो मनी लेंडर्स का क्या कर्ज दे पाएगी। तो ऐसा सिचुएशन में क्या हो गया कि इसके लिए तो निगेटिव हो गया ना क्रेडिट, वो पैसे ली भी उससे, मनी लेंडर से, और उसके लिए निगेटिव असर पड़ गया। तो इसकी जो स्थिति थी वो पहले से और ख़राब हो गई, क्योंकि इसको अपना ज़मीन भी बेचना पड़ा मनी लेंडर्स के पैसे को चुकाने के लिए। तो इस केस में क्रेडिट उसके लिए, स्वप्ना के लिए निगेटिव रोल प्ले करता है, और क्रेडिट इसको ऐसे सिचुएशन में ढकेल देता है, मतलब पुशेस इनटू सच सिचुएशन जहाँ से रिकवरी वेरी पेनफुल, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है। और इसी को बोलते हैं डेब्ट ट्रैप्ड, DEBT, ये लिख लीजिएगा। ये क्या होता है? डेब्ट ट्रैप, मतलब एक जाल में फंस गई और यहाँ से निकलना इसको बहुत ही मुश्किल है। नेक्स्ट है अगला जो टॉपिक है आपसे, टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या क्या होता है। तो देखिए, टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होगा? जब भी आप बैंक से लोन लेने जाइएगा तो आपको एक फॉर्म देते हैं और उसमें पूरा फिल कराते हैं कि आपकी एग्रीमेंट ये सब रहेगी, तो इन्हीं के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहला इसमें चीज़ है कि कोलेट्रल क्या होता है। तो कोलेट्रल क्या होता है कि आपके पास जितना जो भी सामान हो, जैसे कि सपोज के लिए आपकी मकान कितना है, कितने जगह मकान है, या आपकी मकान की एक ही जगह उसकी कीमत क्या है, आपकी गाड़ी कितनी गाड़ी है आपके पास, लाइव स्टॉक्स अगर कोई जानवर है तो वो सब कितने हैं, या आपके बैंक में पूरे कितने पैसे जमे हैं, तो इन्हीं सब चीज़ों को क्या बोलते हैं? कोलेट्रल। मतलब आपकी जो भी प्रॉपर्टीज़ होती है उन्हीं को कोलेट्रल बोलते हैं। तो ये लिख देना होगा, कोलेट्रल इज एन एसेट। एसेट मतलब क्या होता है? संपत्ति होती है, दैट द बोरोवर ओन्स। जो बोरोवर क्या होता है? जो लोन लेता है, तो उनके पास, जैसे उनकी लैंड, बिल्डिंग, तो आप क्या लिख दिया? कोलेट्रल इज एन एसेट दैट ए बोरोवर ओन्स, जैसे लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल एंड डिपॉजिट्स, आपके जो भी पैसा है, एंड इसको गारंटी के तौर पे यूज़ करते हैं, ठीक, अनटिल गारंटी टू ए लेंडर अनटिल द लोन इज रीपेड। मतलब देखिए, सिंपल समझ लीजिए कि आप बैंक से लोन लेने जाइएगा, जैसे सपोज के लिए आपको गाड़ी खरीदना है, 10 लाख का लोन लेना है, कोई कार खरीदने, तो बैंक आपसे ये पेपर्स मांगेगी, मतलब आप ज़मीन का कागज़ लाइए या बिल्डिंग का कुछ दीजिए, कुछ हमें प्रूफ के तौर पे दीजिए। तो ये सब चीज़ क्या होता है? बैंक आपसे रख लेती है तब तक के लिए जब तक आप वापस से लोन को रीपेड नहीं कीजिएगा, बैंक का नहीं चुकाइएगा लोन को। तो इसी को बोलते हैं कोलेट्रल। कोलेट्रल जो आपकी जितनी भी एसेट्स होती है। नेक्स्ट है टर्म्स ऑफ क्रेडिट। तो बहुत ही सिंपल है। टर्म्स ऑफ क्रेडिट होगा, जब जैसे मैं बताया कि आपको पहले कि जब भी आप बैंक में लोन जाइए तो एक बैंक फॉर्म देगा और उसमें सब चीज़ लिखा रहेगा, आपको साइन करना पड़ेगा, एग्रीमेंट वगैरह। तो उसी पे लिखा रहता है कि इंटरेस्ट रेट कितना लग रहा है, आपका कितना % का वो ले रहा है इंटरेस्ट आपसे, कोलेट्रल आपने क्या क्या पेपर्स लगाए, और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या उसमें ज़रूरत है, एंड द मोड ऑफ रीपेमेंट, और आप कैसे पैसा पेमेंट कीजिएगा बैंक को, अपना चुकाइएगा कैसे, कैश में, चेक से, कैसे दीजिएगा। तो व्हाट इज़ कॉल्ड टर्म्स ऑफ क्रेडिट। तो ये पूरे जो टर्म्स कंडीशंस लिखे रहते हैं उसी को बोलते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट। दैट इज इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रल, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड, मोड ऑफ पेमेंट, ये सब वो क्या बोलते हैं? टर्म्स ऑफ क्रेडिट। नेक्स्ट ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या है, फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर में क्या अंतर होता है। तो देखिए, फॉर्मल सेक्टर क्या होता है? मेनली बैंक्स होता है, जो बैंक से हम लोन लेते हैं, या कोऑपरेटिव से। और इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है? जो मनी लेंडर हो गए। जो मनी लेंडर कौन होते हैं? जैसे कि आपके गांव में या कोई एरिया में जो बहुत पैसे वाले हैं, तो वो लोग क्या करते हैं? लोगों को पैसे देते हैं, लेकिन उसके बदले में बहुत इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। जैसे कि 1,000 रुपये लौटा दिए और कुछ दिन के बाद आप जाइएगा तो आपसे वो, सपोज के लिए 6 महीने के बाद गए तो आपसे 500 रुपये एक्स्ट्रा मांग लेंगे, या 3 महीने के बाद ही 1500 मांग लेंगे। तो वो सब क्या होते हैं? मनी लेंडर, जो ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। और आपके इनफॉर्मल सेक्टर्स में कौन कौन आता है? मनी लेंडर्स, आपके फ्रेंड हो गए, रिलेटिव्स हो गए, तो ये लोग किस में आते हैं? तो इनफॉर्मल सेक्टर्स में आते हैं। तो आपको समझ में आ गया, फॉर्मल सेक्टर बैंक्स रहेगा, और इनफॉर्मल सेक्टर क्या रहेंगे? दोस्त हो गए आपके, मनी लेंडर्स, रिलेटिव्स, ये सब चीज़ें हो गए। तो ये होता है। इसके अलावा यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है, तो आपको समझ में आ रहा हो कि इस ग्राफ से कि देखिए, सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट मतलब क्या होता है? कौन कितना, ऑफ रुपी पर रुपीज़ 1000 रूलर, तो लोग कितना पैसा किससे लेता है। तो देखिए यहाँ पे
रूरल एरिया है तो रूरल एरिया में ज़्यादा लोग किस पे डिपेंडेंट होंगे, मनी लेंडर्स पे। 33% लोग किस पे डिपेंडेंट है, मनी लेंडर्स पे। और इसके अलावा ये सब कुछ परसेंटेज दिया हुआ है, कितने कितने परसेंट लोग किससे लोन वगैरह लेते हैं। नेक्स्ट आपसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आरबीआई का काम क्या होता है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द आरबीआई। तो आरबीआई का मेन काम क्या होता है कि वो सुपरवाइज करता है, सुपरवाइज मतलब उसकी सुपरविजन करता है। देखिए आरबीआई को क्या बोलते हैं, बैंकर्स ऑफ द बैंक, मतलब सबसे बड़ा बैंक होता है। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में। तो इसको मेन सेंट्रल बैंक भी बोल सकते हो आप इंडिया का। तो बैंकर्स बैंक भी होता है। तो इनका काम क्या होता है, इनके अंडर में बाकी सब बैंक आते हैं। जैसे कि ये क्या करता है, एसबीआई को भी फाइन लगा सकता है, आईसीआईसीआई बैंक को भी फाइन लगा सकता है। तो आरबीआई क्या करता है, सुपरवाइजेज द फंक्शन ऑफ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन्स। मतलब एक तो ये सुपरविजन करता है फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन्स, जैसे कि क्या करता है, बैंक ये चेक करता है कि बैंक जो है मिनिमम कैश बैलेंस मेंटेन करके रख रहा है या नहीं। आउट ऑफ द डिपॉजिट्स दे रिसीव, जितने डिपॉजिट्स बैंक को आ रहा है तो बैंक को कुछ ना कुछ मिनिमम कैश रखना पड़ता है मेंटेन करके। तो ये देखता है कि सब बैंक मिनिमम कैश रखा है कि नहीं, क्योंकि कभी इमरजेंसी पड़े तो बैंक को उसका यूज कर सके। नेक्स्ट क्या करता है, तो ये लिखा देखिए, आरबीआई मॉनिटर द बैंक्स इन एक्चुअली मेंटेनिंग कैश बैलेंस। सभी बैंक कुछ जो भी डिपॉजिट्स उसका कुछ परसेंटेज होता है, अप्रोक्स 4% या समथिंग होता है, वो सबको रखना पड़ता है सभी बैंक को। सिमिलरली आरबीआई क्या करता है, एक चीज़ तो ये लिख लीजिएगा कि आरबीआई चेक्स कि बैंक अपना कैश बैलेंस मेंटेन कर रहा है कि नहीं। दूसरा फंक्शन लिखिएगा आरबीआई का कि आरबीआई ये देखता है कि ऐसा तो नहीं है कि बैंक सिर्फ बड़े बड़े बिजनेसमैन को ही लोन दे रहा है और छोटे मोटे लोगों को लोन ही नहीं दे रहा है, किसान को। तो वो भी चेक करता है कि दैट बैंक्स गिव लोन्स नॉट टू जस्ट प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस एंड ट्रेडर्स बट ऑल्सो टू स्मॉल कल्टिवेटर्स को भी लोन वो दे रहा है कि नहीं। देखिए क्वेश्चन भी आया हुआ है 2020 में, इस तरह से पूछा गया था, इन व्हाट वेज डज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइज द फंक्शन ऑफ बैंक, व्हाई इज दिस नेसेसरी। और इसके नीचे क्या लिखा होता है, और में यही क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइज करता है, मतलब देखता है फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन सपोर्ट द स्टेटमेंट। तो इसको कैसे लिखना पड़ेगा, तो इनके पूरे फंक्शंस लिख देना पड़ेगा। देखिए आरबीआई क्या करता है कि कुछ पैसा अपने पास भी जमा रखता है उस बैंक का। आरबीआई होल्ड्स ए पार्ट ऑफ कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। आरबीआई क्या करता है, मेनली इंश्योर दैट द बैंक मेंटेन ए मिनिमम कैश बैलेंस, और मेनली ये बोलता है कि बैंक कम से कम अपने पास भी तो रखे हुए है कि नहीं, और सभी बैंक का कुछ ना कुछ पैसा बैंक आरबीआई के पास भी जमा होता है। तो ये लिख देना होगा आपकी, आरबीआई होल्ड्स ए पार्ट ऑफ कैश रिजर्व ऑफ ए कमर्शियल बैंक, आरबीआई मेनली इंश्योर्स दैट द बैंक मेंटेन ए मिनिमम कैश बैलेंस आउट ऑफ डिपॉजिट्स दे रिसीव। सेकेंड फंक्शन इसमें क्या, जो आपको बता ही दिया, ये भी देखना होता है कि कमर्शियल बैंक्स हैव टू सबमिट इन्फॉर्मेशन टू आरबीआई। जितने भी बैंक्स होते हैं उन सबको रिपोर्ट भेजना पड़ता है, किसको, आरबीआई को, कि आप कितना पैसा दे रहे हैं, किसको लोन दे रहे हैं, और किसको मतलब हाउ मच यू आर लेंडिंग एंड टू हुम एंड व्हाट इंटरेस्ट, और उनसे कितना इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। ये सब उनको रिपोर्ट देना पड़ता है बैंक को। थर्ड, आरबीआई ऑब्जर्व बैंक्स आर नॉट ओनली, ये आपको बता ही दिया कि सिर्फ प्रॉफिट बिजनेसमैन को नहीं दे रहे हैं, कल छोटे मोटे इंडस्ट्रीज़ को भी और बोरोवर्स को भी लोन दे रहा है कि नहीं। तो ये आपका मेन फंक्शंस है आरबीआई का। नेक्स्ट, ये ग्राफ से आपको समझ में ही आ रहा होगा, बहुत सिंपल ग्राफ है। देखिए पुअर हाउस होल्ड, नीचे ब्लू कलर किसको दिखा रहा है, इनफॉर्मल सेक्टर्स। तो इनफॉर्मल, और जो पर्पल कलर है वो किसको दिखा रहा है, फॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल में क्या आ गया, बैंक आ जाएगा। इनफॉर्मल में क्या आ गया, दोस्त, रिलेटिव्स, मनी लेंडर्स, ये सब आ गए। तो देखिए सबसे जो गरीब जो किसान होंगे, जो पुअर हाउस होल्ड होंगे, गरीब लोग होंगे, तो वो किस पे ज़्यादा डिपेंडेंट होंगे। 85% लोग किस पे डिपेंडेंट है, इनफॉर्मल पे, क्योंकि उनको बैंक लोन देगा ही नहीं। बैंक क्यों नहीं लोन देगा गरीब लोगों को, क्योंकि उनके पास कोलेट्रल नहीं है जिसका वो पेपर दिखा सके वो बैंक वगैरह को, और बैंक्स में इतनी डॉक्यूमेंटेशन होती है कि वो लोग ले ही नहीं पाते लोन। तो इसीलिए लिखना है कि ये लोग किस पे डिपेंड रहेंगे, इनफॉर्मल सेक्टर्स पे ही डिपेंडेंट होते जाता है। तो 85%, लेकिन थोड़ा सा हाउस होल्ड है जिनके पास थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज़ है, तो वो कितने, ब्लू वाला 53% किस पे डिपेंडेंट रहेंगे, वो इनफॉर्मल पे। वो लोग कम मांगेंगे इससे, और फॉर्मल से ये लेते हैं। वैसे ही ये ग्राफ दिख रहा है यहाँ पे, देखिए, और थोड़ा सा अच्छा घर जिनके पास थोड़े पैसे उसे, तो वो लोग उतना मांगना ठीक नहीं समझते हैं कि अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स इन लोग से पैसे ले, तो वो लोग डायरेक्ट किस में चले जाते हैं, फॉर्मल सेक्टर। तो ये परसेंटेज बढ़ गया, जहाँ 72% लोग किससे मांग रहे हैं पैसे, वो बैंक से ले लेते हैं लोन, और उनको बैंक दे भी देती है ईजिली वे में, क्योंकि उनके पास कोलेट्रल है, प्रॉपर्टीज़ का पेपर वगैरह सब शो कर सकते हैं। और देखिए और अच्छे रिच हाउस होल्ड, बड़े बड़े बिजनेसमैन या रिच हाउस होल्ड, तो वो लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, बैंक से ही
पैसे ले लेते हैं जाके, और बैंक उनको ईजिली अवेलेबल करा देती है क्योंकि पास डॉक्यूमेंट्स है, पेपर है, वो सब आप दे सकते हैं, लैंड प्रॉपर्टीज़, गाड़ी, इन सब का पेपर दे सकते हैं। तो ये परसेंटेज यही दिखा रहा है। तो आप फिगर सबको भी देख लीजिएगा, फिगर से भी कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकता है। नेक्स्ट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप तो आप देख लीजिएगा। तो देखिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या होता है कि गांव वगैरह में या कुछ विलेज में जैसे लेडीज़ वगैरह कुछ अपने आप में ही क्या करती है, वो लोग ग्रुप बना लेती है, फीमेल्स वगैरह, जैसे 15-20 लोगों का ग्रुप होता है। और इसमें ये देखिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है, 15-20 लोगों का ग्रुप होता है। और इसमें क्या होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप में कि मतलब गांव के या आसपास के विलेज के सब जो मेंबर्स होते हैं सब आते हैं, इकट्ठा होते हैं और सब पैसा जमा करते हैं। मतलब किसी के पास 25 रुपये, 50 रुपये, जितना भी पैसा हो डेली का डेली वो लोग अपना जमा करेंगे, और 25 से लेकर 100 रुपये तक जिसकी जितनी कैपेसिटी है वो लोग जमा करते हैं पैसा, अपने में जमा करेंगे ये ग्रुप में। और क्या होगा कि मेंबर्स जो होगा ना, कि अगर किसी को सपोज के लिए कि ज़रूरत पड़ गई, किसी को, इन लोगों में से किसी को भी ज़रूरत पड़ गई इंटरेस्ट मतलब पैसे की, तो ये लोग क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर पर्सन्स को इंटरेस्ट मतलब पैसे दे देंगे, और इंटरेस्ट भी क्या होगा, ना के बराबर चार्ज होगा। क्योंकि मनी लेंडर्स क्या था जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता था। तो इस केस में लोग आपस में ही ये लोग क्या करेंगे, एक दूसरे को पैसे दे देंगे। मान लीजिए कि 10 लाख 20 लाख जो भी पैसा जमा हो गया, अब किसी को ज़रूरत पड़ गया शादी वगैरह में, तो ये लोग क्या करेंगे, आपस एक दूसरे को पैसा दे देंगे, लेकिन उसके बदले में इंटरेस्ट क्या होगा, बिल्कुल बहुत ही कम इंटरेस्ट होगा, ना के बराबर होगा, मतलब लेस इंटरेस्ट चार्ज होगा कंपेयर टू मनी लेंडर्स हो जाएगा। और इसके से क्या होगा, ये सेविंग्स होने के बाद कुछ टाइम के बाद ये क्या होता है कि, और दूसरा बात ये कि जो इन लोगों को बैंक लोन देता भी नहीं है, मतलब कि जो पुअर हाउस होल्ड, इन लोगों को जल्दी लोन बैंक देता नहीं है। तो इस केस में क्या होता है कि जब ये ग्रुप के कुछ टाइम हो जाने के बाद लोन भी सैंक्शन हो जाता है इनको आसानी से। और लोन किसके नाम पे सैंक्शन होता है, तो ग्रुप के नाम पे सैंक्शन होता है। लोन इज सैंक्शन इन द नेम ऑफ ग्रुप, तो इनको फिर लोन भी ईजिली मिल सकता है। तो आपको समझ में आ गया होगा सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है। सिंपल ये समझ लीजिए कि इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप 15 से 20 लोगों का ग्रुप होता है किसी भी एक विलेज या गांव का। और इन लोगों का काम क्या होता है, इनके जितने भी मेंबर्स होते हैं सब पैसा इकट्ठा करते हैं, और किसी को भी ज़रूरत पड़ जाता है शादी या कोई फंक्शंस, तो ये उसको पर्टिकुलर को पैसा दे देते हैं, और उनसे ना के बराबर इंटरेस्ट, मतलब लेस इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, किससे, कंपेयर टू मनी लेंडर्स के। और इसलिए उनकी रिक्वायरमेंट्स भी पूरी हो जाती है, और पहले उनको बैंक्स लोन देता भी नहीं था। और ये फंक्शंस है, तो आप इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, देख लीजिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें देखिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप इज आइडिया, SHG बेसिक आइडिया इज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल रिसोर्स फॉर द पुअर थ्रू ऑर्गेनाइजिंग रूरल पुअर, स्पेशली वुमेन। जो वुमेन होती है अपने आप में भी ये लोग क्या करती है, हेल्प करती है। दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल प्रोवाइडिंग टाइमली लोन्स, मतलब टाइमली लोन्स भी प्रोवाइड करती है रीजनेबल इंटरेस्ट रेट पे। तो मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, देखिए, इट ऑर्गेनाइजेज द रूरल पुअर स्पेशली वुमेन इनटू स्मॉल सेल्फ हेल्प ग्रुप। इट कलेक्ट सेविंग्स ऑफ मेंबर्स, सेविंग पर मेंबर वेरीज फ्रॉम 25 to 100 और मोर, है ना, जितना जो जिसके पास सेविंग हो। और इट प्रोवाइड्स लोन्स विदाउट कोलेट्रल, इसमें कोलेट्रल का कोई ज़रूरत ही नहीं है, कोई एक्स्ट्रा कुछ डिपॉजिट ही नहीं करना है, डायरेक्ट लोन मिल सकता है। इट प्रोवाइड टाइमली लोन्स अलग अलग पर्पज़ के लिए, और इट प्रोवाइड्स लोन्स एट रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर ईजी टर्म्स। तो ये पूरा आप डिटेल में इसको लिख दीजिएगा, NCERT में अच्छे से दिया हुआ है, वो भी लिख सकते हैं, ये भी पॉइंट्स लिख सकते हैं। एक दो पॉइंट्स इसमें से भी लिख सकते हैं। देखिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप बोरोवर्स ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलेट्रल, से छुटकारा मिल जाता है, कोलेट्रल नहीं भी है। दे कैन गेट टाइमली लोन्स फॉर ए वेराइटी ऑफ पर्पस एंड रीजनेबल इंटरेस्ट रेट। और ये भी पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं। टिपिकल SHG कंसिस्ट ऑफ 15 to 20 मेंबर्स यूजुअली बिलोंगिंग टू वन नेबरहुड हु मीट द सेम एंड सेव रेगुलरली, वो लोग सेविंग करते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि पूछे गए हैं पिछले एग्जाम्स में। इसका PDF भी मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो आप टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें दिया हुआ है कि वाई डज द फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर आस्क फॉर कोलेट्रल, फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर कोलेट्रल क्यों मांगता है। वाई डू बैंक्स और लेंडर्स डिमांड कोलेट्रल अगेंस्ट लोन्स, या वाई डू लेंडर्स आस्क फॉर कोलेट्रल वाइल लेंडिंग, एक्सप्लेन।
तो एवरी लोन एग्रीमेंट स्पेसिफाइज एन इंटरेस्ट रेट विच बोरोअर मस्ट पे टू द लेंडर along with the repayment of principal. In addition, lenders may demand a collateral. Lenders collateral मांगता है asset that a borrower owns to use as a guarantee. मतलब मेनली आपसे collateral क्यों मांगता है बैंक? गारंटी पर्पज से आप लोन नहीं चुका पाइएगा तो बैंक क्या करेगा? कब्जा कर लेता है, फिर आपके प्रॉपर्टीज़ पे या घर पे, गाड़ी पे ले जाता है. इंटरेस्ट रेट, कोलेटरल, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड आर मोड ऑफ पेमेंट आर द टर्म्स ऑफ क्रेडिट रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर्स ऑफ लोन्स. तो मेनली एक गारंटी पर्पस के लिए मांगता है. वाई सर्विस कंडीशंस ऑफ फॉर्मल सेक्टर लोन्स बेटर देन इनफॉर्मल सेक्टर्स, एक्सप्लेन. जो फॉर्मल सेक्टर का जो सर्विस कंडीशंस होता है बेटर होता है, क्योंकि देखिए फॉर्मल सेक्टर कौन हुआ? बैंक हुआ. तो बैंक आपसे कम इंटरेस्ट चार्ज करेगा, ये तो सिंपल सी बात है. बैंक में ट्रांसपेरेंसी रहेगी पूरी, सब पेपर वर्क वगैरह होगा, सब चीज़ क्लियर रहता है उसमें. सुपरविज़न भी करता है बैंक का. कौन करता है? आरबीआई करता है ऑन फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सेक्टर्स. नो यूज़ ऑफ अनफेयर मीन्स, कोई भी अनफेयर मीन्स नहीं होगा. अनफेयर मीन्स आप समझ रहे होंगे कि अगर आप किसी मनी लेंडर का पैसा नहीं दीजिएगा तो 3-4 लोग आ सकते हैं आपके घर पे, तो वो अनफेयर मीन्स भी यूज़ कर सकते हैं. तो ये सब पॉइंट्स लिख देना होगा. फॉर्मल सेक्टर इसलिए अच्छा माना जाता है क्योंकि इंटरेस्ट कम है, ट्रांसपेरेंट मैनर में होता है, कोई अनफेयर मीन्स नहीं है कि आपसे पैसा वो वसूली किया जाए वापस से. एक्सप्लेन 3 लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक्स इन इंडिया. तो बैंक का 3 लोन एक्टिविटीज़ बताइए. तो बैंक यूज़ द मेजर पोर्शन ऑफ डिपॉजिट टू एक्सटेंड लोन्स. बैंक क्या करता है? जो ज़्यादा से ज़्यादा जो पोर्शन होता है डिपॉजिट का वो यूज़ करता है, वो ज़्यादा लोग क्या कर सके? लोन दे सके. बैंक्स मेक यूज़ ऑफ डिपॉजिट्स टू मीट द लोन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पीपल. और जो डिपॉजिट से क्या करता है बैंक? लोन के रिक्वायरमेंट को पूरा करता है लोगों का. बैंक चार्ज अ हायर इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स देन व्हाट इट ऑफर्स ऑन डिपॉजिट्स. बैंक क्या करता है? हाई इंटरेस्ट चार्ज करता है लोन को. तो ये सब लिख देना है कि लोन एक्टिविटीज़ कैसे करता है. तो सिंपल सी बात है, बैंक क्या करता है? ज़्यादातर पैसा वो अपना डिपॉजिट को कहाँ करता है? कि लोन ज़्यादा लोगों को बांटता है, लोन देता है लोगों को, और बैंक उससे इनकम भी करता है. मतलब लोगों से हायर इंटरेस्ट चार्ज करके, और हमें मतलब लोन पे तो हायर इंटरेस्ट चार्ज करेगा और हमें क्या देगा? कम इंटरेस्ट देता है. तो उसमें बैंक की इनकम भी होती है. और ये तो आपको बता ही दिया था, डेब्ट ट्रैप्ड, यही तो बताया था. जो स्वप्नाज कंडीशन था वो डेब्ट ट्रैप में चली गई थी, क्योंकि एक ऐसा कंडीशंस होता है जहाँ से लोन को हम दोबारा से पेमेंट नहीं कर पा सकते हैं, और जिसका क्रॉप फेलियर हो गया तो वो रीपे नहीं कर पा रही है, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा? एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ से निकलना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं डेब्ट ट्रैप. और इस केस में देखिए सब क्लियर लिखा हुआ है कि फार्मर्स हैव टू सेल ए पार्ट ऑफ देयर लैंड टू रीपे द लोन. क्रेडिट इन सच कंडीशन पुशेस द बोरोवर इनटू ए सिचुएशन फ्रॉम विच रिकवरी इज पेनफुल, और इसी को बोलते हैं डेब्ट ट्रैप बोलते हैं. अब ये चीज़ तो आपको बता ही दिया, दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है. सेल्फ हेल्प ग्रुप आप पढ़ लीजिएगा. डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्या क्या इंपॉर्टेंस है. तो देखिए आरबीआई को बता ही दिया था कि वो क्या करता है? करेंसी के नोट्स को छापने का काम करता है, इशू करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे. और क्या करता है? दूसरा चीज़ बताई दिया कि सुपरवाइजर का काम करता है, सुपरवाइज करता है कि दूसरी सुपरवाइज द फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन्स को सुपरवाइज करता है, फॉर्मल सोर्सेज, और बैंक को भी सुपरवाइज करता है. आरबीआई मॉनिटर द बैंक जो है अपने पास मेंटेन कर रहा है कि नहीं कैश बैलेंस, ये भी देखता है आरबीआई. और बैंक्स क्या कर रहा है कि ये भी देखता है आरबीआई कि वो बैंक सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस को ही लोन तो नहीं दे रहा है, मतलब छोटे लोगों को भी तो लोन दे रहा है, इंडस्ट्रीज़ को. तो ये सब कुछ काम लिखना है आपको, क्योंकि आरबीआई को ये बैंक सब क्या करते हैं? पीरियोडिक रिपोर्ट भी भेजते हैं. अगला क्वेश्चन देखिए, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनमें से और में आ जाएगा कुछ, ये सब रिपीट होते रहता है. देखिए 16 में आया, 19 में आया हुआ है सीबीएसई में. तो क्रेडिट हैज ओन यूनिक रोल फॉर डेवलपमेंट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विथ. क्रेडिट का एक अपना यूनिक रोल होता है, इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कीजिए. मतलब ये बोल रहा है कि क्रेडिट किस तरह से पॉजिटिव वे में, तो क्रेडिट कैसे बेनिफिट हुआ. जैसे मैं आपको बताया था सलीम का एग्जाम्पल, क्योंकि उसको बेनिफिट हो गया था, उसने पैसे मतलब कि एडवांस ले लिए थे ट्रेड जूते बनाने वाले से, और उसको फ़ायदा हो गया था, और स्वप्ना वाले में घाटा हो गया था. तो उसी का एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन कर देना है. क्रेडिट हेल्प्स टू इंक्रीज द अर्निंग्स एंड देयरफॉर द पर्सन इज बेटर ऑफ देन बिफोर. वो पहले से और अच्छे स्थिति में आता है, तो उसके लिए पॉजिटिव रोल. जैसे एग्जांपल सलीम. क्रेडिट क्या करता है? हेल्प्स टू अर्न मनी एज वेल एज कैपिटल फॉर फ्यूचर के लिए भी हेल्प करता है. डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी दैट लीड्स टू द ओवरऑल डेवलपमेंट. तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी सब उसी तरह क्वेश्चंस बार बार रिपीट हैं, तो आप देख लीजिएगा. मैं इसका
टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा PDF, जैसे ये भी लिखा हुआ है 3 पर्सन्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आप आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे हमें कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशंस मिल सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।